सो yesterday we were talking about angle of friction. तो लास्ट टॉपिक जो हमने बात की थी वो था एंगल ऑफ फ्रिक्शन. सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या था कि जब एक बॉडी किसी और बॉडी के कांटेक्ट में होती है, मतलब टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट. सपोज देयर इज वन सरफेस, अनदर बॉडी इज लाइंग ऑन इट. तो एक टेबल पे मान लो एक बुक पड़ी है, एक फ्लोर पे मान लो कोई बॉक्स पड़ा है. तो इसका एक वेट जो है वो नीचे की ओर एक्ट करता है और इस वेट को एक रिएक्शन ऊपर की ओर मिलती है R. और यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है इधर ऐसे F. If it this body, अगर this body tends to move on right hand side, तो अगर ये राइट हैंड साइड की तरफ मूव करने लगती है, मतलब हम एक फोर्स लगाते हैं P, तो इधर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ आती है. तो अगर हम ये पैरेललोग्राम पूरी कर लें तो हमारे पास क्या होता है, ये रिजल्टेंट है, ये रहा. ये रिजल्टेंट किसका है, ये अगर इसको मैं O ले लूँ, इसको A ले लूँ, इसको B ले लूँ और इसको C ले लूँ पॉइंट को, तो OC जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट है. तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन था रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन के बीच में और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का एंगल. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच के एंगल को एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता था और इसको डिनोट किया जाता है थीटा से. और हमारे पास जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, उसके और एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बीच में रिलेशन था म्यू इज इक्वल टू tan थीटा. तो हमारे पास ये हमने कल बात कर ली. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल ऑफ स्लाइडिंग और एंगल ऑफ रिपोज. एंगल ऑफ स्लाइडिंग और एंगल ऑफ रिपोज, तो ये वो मिनिमम एंगल है किसी इंक्लाइंड प्लेन का जिस पर रखी हुई बॉडी जस्ट स्टार्ट कर दे नीचे की ओर स्लाइड करना. तो अगर मैं ये कहता हूं, सपोज करो हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये रहा. सपोज करो एक इंक्लाइंड प्लेन ऐसे है भाई, ये रहा ऐसे. तो इसके ऊपर आपने बॉडी रखी कोई भी, लेकिन वो बॉडी स्लाइड करना, नीचे की ओर स्लाइड करना शुरू नहीं की. आपने क्या किया, आपने एंगल बढ़ाते गए. देखो जैसे अब ये है हमारे पास, तो हमने क्या किया, ये एंगल को हम बढ़ाते गए. ये देखो अब ये दोनों लाइंस के बीच का एंगल क्या हुआ, इंक्रीज करता रहा. और एक टाइम ऐसा आया कि अब इस एंगल पे हमारी बॉडी जो है इसके ऊपर रखी हुई, इस इंक्लाइन पे रखी बॉडी नीचे की ओर स्लाइड करने लगी. तो ये जो एंगल है जहां पर बॉडी इस सरफेस पे रखे हुए जस्ट नीचे की ओर स्लाइड करना शुरू कर देती है, उस मिनिमम एंगल को एंगल ऑफ रिपोज कहा जाता है. तो सपोज करो हमारी एक बॉडी है, वो इधर पड़ी है और इट जस्ट स्टार्ट्स टू स्लाइड डाउन. एक बॉडी हमने इधर रख ली है, तो ये बॉडी अब बिल्कुल नीचे की ओर स्लाइड करने लग गई है. अगर इससे कम एंगल होता, अल्फा से कम एंगल होगा इस इंक्लाइन प्लेन का, तो बॉडी नीचे की ओर नहीं जाएगी, इसी सरफेस पे पड़ी रहेगी. तो वो एंगल ऑफ रिपोज क्या है, एंगल ऑफ रिपोज इट इज डिफाइंड एज the minimum angle, the minimum angle of inclination, the minimum angle of inclination of a plane with the horizontal such that a body placed on the plane just begins to slide down the incline, slide down the incline.
तो ये वो मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है जहां पर हमारे उस प्लेन के ऊपर रखी हुई बॉडी नीचे की ओर स्लाइड करना शुरू कर देती है। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। इसको अल्फा से डिनोट किया जाता है। तो अगर मैं ये मानता हूं, ये देखो ये रहा ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, तो यहां पर एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू अल्फा, दिस इज द एंगल ऑफ रिपोर्स, तो एंगल बी ए सी। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं इस बॉडी पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। तो सबसे पहले ये बॉडी का जो वेट है वो नीचे की ओर एक्ट कर रहा होगा, तो हम बॉडी का वेट देखते हैं। तो ये रहा सेंटर का, तो बॉडी का वेट कहाँ होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो बॉडी वेट विल बी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ये रहा, इसको नाम दे दिया mg। तो मास ऑफ द बॉडी m हो गया, तो mg जो है वो नीचे की ओर एक्ट कर रहा है। नाउ बॉडी विल हैव अ नॉर्मल रिएक्शन। ये सरफेस के साथ कांटेक्ट में, तो इसको एक नॉर्मल रिएक्शन मिल रही होगी। तो इसको नॉर्मल रिएक्शन मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये रहा, तो इसको एक नॉर्मल रिएक्शन r मिल रही होगी, ये रही। हाँ, नाउ व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस रेड लाइन एंड दिस ब्लू लाइन। ये देखो, ये वाला एंगल कितना होगा बताओ मुझे, ये एंगल कितना होगा। देखो आप, दो लाइंस के बीच का एंगल और दो लाइंस के बीच की, दोनों लाइंस की परपेंडिकुलर लाइंस के बीच का एंगल सेम होता है। दो लाइंस के बीच का एंगल और दोनों लाइंस की परपेंडिकुलर लाइंस के बीच का एंगल, मतलब पहली लाइन का अगर सपोज करो ये रही 1 नंबर लाइन और ये रही 2 नंबर लाइन, इन दोनों में एंगल अगर थीटा है तो 1 के 90, ये रही 1 डैश, और 2 के 90, ये रही 2 डैश, तो 1 डैश और 2 डैश के बीच का एंगल भी थीटा होगा। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड देयर नॉर्मल लाइंस विल बी सेम, क्योंकि अगर 1 को आप 1 डैश तक ले जाओगे तो टोटल एंगल हो जाएगा 90 प्लस थीटा, और फिर 2 को 2 डैश ले जाओगे तो फिर 90 आगे ले जाओगे, तो दोनों में एंगल कितना रह जाएगा, थीटा। क्लियर है ये बात? हाँ जी, एनी डाउट्स? दो लाइंस के बीच का एंगल और दोनों लाइंस के बीच की नॉर्मल लाइंस के बीच का एंगल सेम होता है। तो आप ये देखो, ए सी के नॉर्मल है ये रेड वाली लाइन और ए बी के नॉर्मल है ये ब्लू वाली लाइन, तो ए सी और ए बी के एंगल बीच में अल्फा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा, इट दिस विल बी अल्फा, दिस एंगल विल बी अल्फा। हाँ जी, ऊपर ये आर है तो इधर अब mg का इधर कंपोनेंट क्या बन जाएगा, mg cos अल्फा, और वहीं पे अगर मैं इधर को एक और इसका कंपोनेंट लेना चाहूं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन इधर, तो ये कंपोनेंट क्या बन जाएगा, mg sin अल्फा। तो इट इज mg sin अल्फा। तो हमारे पास ये दो कंपोनेंट्स बन गए। वहीं पे यहाँ पर एक हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी होगी, क्योंकि हमारा जो ये बॉडी है ये नीचे की ओर स्लाइड करना शुरू कर रहा है, तो हमारे पास एंगल जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है वो अपोज करती है हमारे मोशन को, तो यहाँ पर एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी एक्ट करेगी एफ, यहाँ ऑपोजिट टू द मोशन। तो हमारी जो बॉडी है वो जस्ट नीचे की ओर स्लाइड करना शुरू कर रही है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगी, ऊपर की ओर। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमने फोर्सेज ऑन दिस बॉक्स निकाल ली कि कौन कौन सी फोर्सेज इस बॉक्स पे लग रही हैं, तो हमने रिजॉल्व किया। नाउ इसको हम लिख लेते हैं, वेरियस फोर्सेज इन्वॉल्व, वेरियस फोर्सेज इन्वॉल्व आर। तो कौन कौन सी फोर्सेज हमने की, पहली फोर्स कौन सी है, वेट, weight of the box, that is mg, of the body acting downward। तो हमने देखा ये रहा वेट हमारा mg जो रेड से डिनोट किया जा रहा है, तो हमारा वेट नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, ठीक है, ये पहली। दूसरी कौन सी है, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या है, r, that is acting perpendicular to AB, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन का मतलब क्या है, जिस सरफेस के साथ हमारी बॉडी कांटेक्ट में है वो सरफेस कितनी रिएक्शन दे रहा है, और नॉर्मली देता है वो। तो अगर
हमारा सरफेस ए बी के साथ कॉन्टेक्ट में है, ये हमारी बॉडी ए बी के साथ कॉन्टेक्ट में है, तो ए बी के नॉर्मल होगी ये आर। तो हमारे पास क्या होगा, नॉर्मल एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ए बी। तो ये हो गई हमारे पास। तीसरी हमारे पास क्या हो गई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्योंकि बॉडी हमारी जस्ट नीचे की ओर स्लाइड करने लगी है, तो ये कहां पे एक्ट करेगी, ऊपर की ओर, एक्टिंग अप द प्लेन ए बी, एक्टिंग अप द प्लेन ए बी। तो ये हमारा जो प्लेन ए बी है इस पे ऊपर की ओर एक्ट करेगी, ठीक है ना। तो ये रही हमारी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि हमारी बॉडी नीचे की ओर स्लाइड करने लगी है, तो हमारे पास ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ये रही, वो हमारी ऊपर की ओर एक्ट करेगी। नाउ mg कैन बी रिजॉल्व into two rectangular components। तो mg को हमने दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया। mg cos अल्फा ऑपोजिट टू r and mg sin अल्फा opposite to force of friction, that is F. So in equilibrium means कि जब आपकी बॉडी कहीं नहीं मूव कर रही, ऊपर या नीचे नहीं कर रही है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम में सारी फोर्सेस जो है वो बैलेंस होंगी, तो कोई भी नेट फोर्स नहीं होगी। इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, आप ये देख सकते हो, आपकी जो ये F है और जो ये mg sin अल्फा है, ये दोनों अपोजिट है, तो इसका मतलब आप क्या लिखोगे, in equilibrium F is equal to mg sin अल्फा एंड R और ये mg cos अल्फा, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो R is equal to mg cos अल्फा। Term it as equation number 1, term it as equation number 2. So dividing these two equations, तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, व्हाट वी गेट, इन दोनों को डिवाइड कर दो। ये लो यहीं पे कर देता हूँ, ये देखो F बाय आर, mg से mg कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, F डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा। और ये F बाय आर क्या होता है बताओ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रेशियो क्या बोला गया था, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो अल्टीमेटली इट इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया म्यू, और साइन अल्फा और बटा कॉस अल्फा क्या हो गया, दिस इज tan अल्फा। दैट मींस म्यू इज इक्वल टू tan अल्फा, वेयर अल्फा इज एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है ना, वेयर अल्फा इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या हो गया, या एंगल ऑफ स्लाइडिंग क्या हो गया, एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग वो मिनिमम एंगल है इंक्लाइन प्लेन का, जब आपकी बॉडी उस इंक्लाइन प्लेन पे नीचे की ओर स्लाइड करना शुरू करने लगती है, बस तब शुरू करती है। अगर उस एंगल से कम एंगल होगा तो आपकी बॉडी वहां पे आराम से रखी जाएगी, तो वो स्लाइड नहीं करेगी। तो म्यू इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा, एंड ऑल्सो वी नो दैट म्यू इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा एज वेल। तो हमें पता है म्यू tan ऑफ थीटा के भी इक्वल होता है, एंड ऑल्सो म्यू इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा एज वेल। तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इम्प्लाइज tan of theta is equal to tan of alpha, or we can say that theta is equal to alpha. That is, angle of friction is equal to angle of repose. That is, angle of friction is equal to angle of repose. तो जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है दो सरफेसेस के बीच का, वही एंगल ऑफ रिपोज होता है। तो ये था हमारा टॉपिक, दैट इज एंगल ऑफ स्लाइडिंग और एंगल ऑफ रिपोज। तो हमने ये शो कर दिया कि हमारा दो सरफेसेस इन कांटेक्ट के बीच का जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है वो एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल होता है। तो दोनों ये इक्वल होते हैं, दोनों की वैल्यू सेम होती है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज
acceleration of a body down a rough inclined plane. Acceleration of a body down a rough inclined plane. तो अगर एक बॉडी नीचे की ओर किसी प्लेन पे मूव करती है, रफ इंक्लाइन प्लेन का मतलब वहां पे कोई कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, तो तब कितनी एक्सेलरेशन निकल सकती है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है। फिर से हम डायग्राम बना देते हैं। तो डायग्राम इनकी काफी सिमिलर है सबकी, जो ये टॉपिक है, ये पिछले वाला टॉपिक और ये टॉपिक, इन दोनों की डायग्राम सिमिलर सी है। तो मानो यहाँ पे इस इंक्लिनेशन का एंगल है थीटा, तो इसको फिर से ए, ये बी और ये सी ले लेते। हमारे पास एक बॉडी है प्लेस्ड ऑन दिस इंक्लाइंड, रफ इंक्लाइंड प्लेन। एक बॉडी हमारे पास इस रफ इंक्लाइंड प्लेन पे रखी गई है। एंड दिस बॉडी इज मूविंग डाउनवर्ड्स। तो अभी क्या होगा, अगेन वेरियस फोर्सेस इन्वॉल्व इन दिस। तो इस बॉडी पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, फिर से वही बात, इसका वेट कहाँ लगेगा, नीचे की ओर, तो वेट विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड, ये रहा mg। इट विल गेट अ नॉर्मल रिएक्शन, इसको हमारे ए बी प्लेन से एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगी जो इसके 90 पे होगी, ये रहा। तो ये ए बी के 90 पे होगी ये वाली नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन आर, व्हाट इज दिस एंगल, ये एंगल कितना होगा, एंगल थीटा होगा, क्योंकि ये इंक्लाइंड का बी ए सी एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम होंगे, क्योंकि ये दो लाइंस ए बी और ए सी के नॉर्मल है, तो ए बी और ए सी के बीच का एंगल और इन दोनों का बीच का एंगल सेम होगा। अगेन वी विल रिजॉल्व एम जी इन टू कंपोनेंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम जी कॉस थीटा, और अगर मैं दूसरा कंपोनेंट बनाऊं तो इधर क्या आ जाएगा, एम जी साइन थीटा। तो इधर आ गया हमारे पास नीचे की ओर, ये आ गया एम जी साइन थीटा। देयर विल बी सम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि हमारा ये जो बॉडी है ये नीचे की ओर स्लाइड कर रही है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी, ये ऊपर की ओर एक्ट करेगी इधर, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल ऑलवेज अपोज द मोशन। अगर ऊपर की ओर लेके जाएंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नीचे की ओर होती। तो अभी ये है हमारे पास वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस बॉडी। तो दीज आर द, सो when a plane is inclined to the horizontal at an angle theta, the body placed on inclined plane slides down with an acceleration a। तो मानो आपका एंगल थीटा है, इंक्लिनेशन का एंगल, और आपकी बॉडी नीचे की ओर स्लाइड कर रही है विद एन एक्सेलरेशन a। तो a एक्सेलरेशन वो नीचे जा रही है। सो क्लियरली हम ये देख पा रहे हैं, जो आपका ये r है और ये mg cos थीटा है, दीज आर बैलेंस। तो r इज इक्वल टू mg cos थीटा, क्योंकि ये तो अनबैलेंस है नहीं, क्योंकि बॉडी ऊपर नीचे तो हो नहीं रही, इसकी अपर डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये दोनों फोर्सेज है ये एक दूसरे को बैलेंस करी बैठी हैं, ठीक है। नाउ एज द बॉडी स्लाइडिंग डाउनवर्ड, अगर बॉडी नीचे की ओर मूव कर रही है बेटा विद एन एक्सेलरेशन a, तो नीचे की ओर एक अनबैलेंस फोर्स है F। सो इसका मतलब नेट फोर्स, किसी तरफ अगर एक्सेलरेशन हो तो इसका मतलब बॉडी की उस तरफ एक फोर्स लग रही है। तो नेट फोर्स ऑन बॉडी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, क्योंकि बॉडी नीचे मूव कर रही है डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। तो अगर नेट फोर्स में F मानूं
तो एफ फोर्स कितनी हो जाएगी, नीचे की ओर एक्ट कर रही थी बेटा एम जी साइन थीटा, ऊपर की ओर एफ, तो इसका मतलब एम जी साइन थीटा विल बी ग्रेटर देन एफ, और कितना बड़ा होगा, जितनी फोर्स नेट निकलेगी। तो एफ कैसे निकलेगी, एम जी साइन थीटा में से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन माइनस कर दो तो नेट फोर्स आ जाएगी, और इस फोर्स के कारण ही हमारी बॉडी नीचे की ओर स्लाइड करेगी, क्योंकि हमने एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लगाई है, हमने सिर्फ इंक्लाइंड प्लेन पे अपनी बॉडी रख दी और बॉडी नीचे की ओर मूव करने लग गई। तो अल्टीमेटली उसके बाद जो नीचे की ओर फोर्स लग रही थी दैट इज एम जी साइन थीटा, वो बड़ी थी एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और कितनी बड़ी होगी, वो एफ आ गया हमारे पास, वो कितनी बड़ी होगी, एम इंटू ए, मतलब कितनी एक्सेलरेशन वो मूव कर रही है। सो इट इम्प्लाइज या therefore ma is equal to mg sin theta minus f। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने फोर्स ऑफ ये जो नेट फोर्स थी, क्योंकि एक्सेलरेशन ए से मूव कर रही है तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, मास इनटू एक्सेलरेशन, यही नेट फोर्स लग रही होगी इसको। तो एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एफ। नाउ एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एफ। व्हाट इज एफ, अगर मैं एफ की बात करूं तो एज म्यू इज इक्वल टू एफ बाय आर, और वी कैन से एफ इज इक्वल टू म्यू आर। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन की रेशो, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या आ जाएगी, म्यू इंटू आर, और आर की वैल्यू क्या है, एम जी कॉस थीटा, तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा, तो इट विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू माइनस म्यू mg cos of theta, because f is equal to mu r and r is equal to mg cos theta, so f comes out to be equal to mu mg cos of theta। तो ये है हमारे पास, तो हमारे पास क्या आ गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई म्यू mg cos of theta। तो m और m कॉमन निकल आएगा, तो आपके पास m इधर ये भी कॉमन निकल आया तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, आपके पास आ गई ये g है और ये g है, ये भी कांस्टेंट बार आ जाएगा, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय g। तो आपके पास आ गई साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय g। सो दैट मीन्स इधर से क्या हुआ, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा विल ऑलवेज बी लेस देन 1, तो ये हमारे पास साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, उसमें से कोई चीज माइनस हो जाएगी तो इट विल बी लेस देन 1, तो अल्टीमेटली सो वी गेट दैट एक्सेलरेशन विल बी लेस देन g। तो जो बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड करेगी विद एक्सेलरेशन a, वो हमेशा लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ही करेगी, ठीक है, दैट इज एक्सेलरेशन of a body down a rough inclined plane is always less than acceleration due to gravity। तो अल्टीमेटली हमारी जो बॉडी रफ इंक्लाइन प्लेन पे नीचे की ओर स्लाइड करेगी, उसकी एक्सेलरेशन हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कम ही हो। ओके, तो दिस वाज द केस व्हेन अ बॉडी इज प्लेस्ड ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन, जब बॉडी को हमने रफ इंक्लाइन प्लेन पे रखा और वो नीचे की ओर स्लाइड करने लग गई विद एन एक्सेलरेशन a, तो हमने वो एक्सेलरेशन a की वैल्यू निकाल ली हमारे पास, तो उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास a is equal to sin theta minus mu cos theta into g। तो दिस इज द एक्सेलरेशन, ये रही हमारे पास वो एक्सेलरेशन, दिस इज द एक्सेलरेशन। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, इससे अगला टॉपिक हमारा आ गया, अगर हम बॉडी को ऊपर की ओर मूव कराना चाहें, देखो नीचे की ओर तो वो अपने आप आ सकती है, क्योंकि नीचे की ओर क्या होता है, वेट का कंपोनेंट नीचे आता है, लेकिन अगर मेरे को रफ इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर की ओर लेके जाना है बॉडी को, तो हमें काम करना पड़ेगा। अपने आप आ सकती है नीचे, लेकिन ऊपर अपने आप नहीं जा सकती। तो वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी
up a rough inclined plane. अगर मैंने बॉडी को रफ इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर की ओर लेके जाना है तब क्या होगा? तो अगेन सिमिलर फिगर विल बी देयर, तो सेम ही फिगर बनेगी आपके पास। फिर से हम फिर से वो बना देते हैं। आपके पास एक बॉडी है दैट इज प्लेस्ड ओवर हियर, इसका वेट जो है वो नीचे की ओर एक्ट करेगा, वेरियस फोर्सेस। फिर से थोड़ा सा चेंज आएगा इसमें, क्या चेंज आएगा ये हम देखते हैं अभी। इसका वेट नीचे की ओर हो गया हमारे पास, नॉर्मल रिएक्शन ये रहा, नॉर्मल टू द सरफेस इधर हो गया हमारे पास। इसके दो कंपोनेंट हो गए mg के, तो भी लिख लेते हैं हम A, B और C। ये कोई हमारा रफ इंक्लाइन प्लेन है हमारे पास C। वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, ये एंगल अगर मान लें हम थीटा है, इस इंक्लाइन प्लेन का एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना बन जाता है थीटा, तो इधर mg cos थीटा, तो इधर mg का कंपोनेंट हो जाता है mg cos थीटा और इधर हो जाता है mg sin थीटा। यहाँ पे हमें ऊपर क्या मिलती है नॉर्मल रिएक्शन। नाउ अब हमने क्या करना है, इसको ऊपर की ओर लेके जाना है, इस बॉडी को हमने ऊपर की ओर लेके जाना है। तो ऊपर की ओर लेके जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू अप्लाई सर्टेन फोर्स, तो हमें ऊपर की ओर कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी। उस फोर्स का नाम दे देते हैं P। हमने ऊपर लगाई, अब इधर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगी? नाउ एज वी नो दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन, तो जब हम इसको ऊपर लेके जा रहे होंगे, अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगी? इधर, ये रही, इधर आएगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F नीचे की ओर, मतलब mg sin थीटा और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अब दोनों सेम ही डायरेक्शन में आ गई। सो अब इसके अंदर सिर्फ ये फर्क पड़ा है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और mg sin थीटा जो है वो एक ही तरफ है। नाउ सपोज an object has to be moved above, an object has to be moved up a rough inclined plane, AB, inclined at an angle थीटा। तो वेरियस फोर्सेस, कौन कौन सी फोर्सेस है? वही, फिर से वही, वेट एक्टिंग डाउनवर्ड that is mg, normal reaction are acting perpendicular to AB, तो AB के परपेंडिकुलर लग रही है। उसके बाद फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, now force of friction that is acting down, now it will acting down the plane AB, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नीचे की ओर लग रही है, ये रही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये नीचे की ओर क्यों लग रही है? क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की ओर मूव कर रहा है। ठीक है जी। नाउ वेट कैन बी रिजॉल्व फ्रॉम फिगर, हम क्या देख सकते हैं नाउ, क्योंकि बॉडी ऊपर नीचे नहीं जा रही, मतलब ऊपर नीचे का मतलब अप डाउन, मतलब r और mg cos थीटा एक दूसरे को बैलेंस करना है, तो नाउ r इज इक्वल टू mg cos थीटा, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ, नाउ इफ P is the force, if P is the force required to just move the body up the inclined plane, body of the inclined plane AB,
देन हमारे पास क्या हो गया, तब क्या होगा ये देखो, P ऊपर की ओर एक्ट कर रहा है, उसी टाइम पे mg sin थीटा और F नीचे की ओर एक्ट कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल ऊपर करने के लिए, मतलब P जस्ट उसको ऊपर करने के लिए है, तो इसका मतलब P बैलेंस करता है mg और F को इन इक्विलिब्रियम। अब ये नीचे भी नहीं जा रहा और ऊपर भी नहीं जा रहा, तो हमने जस्ट इसको बैलेंस किया, दैट मीन्स P इज इक्वल टू mg sin theta plus force of friction F. So this is our second. Now under this, under the action of this force, अगर ये फोर्स लगाई और सपोज करो बॉडी मूव कर रही थ्रू अ डिस्टेंस s, अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स बॉडी स्लाइड्स थ्रू अ डिस्टेंस s। तो मानो इस फोर्स के अंडर आपकी बॉडी s डिस्टेंस मूव कर गई, तो जब बॉडी s डिस्टेंस मूव कर गई तो हमारे पास वर्क डन क्या आ गया, सो वर्क डन that is W is equal to force into distance, या डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। तो वर्क डन क्या आ गया, W is equal to P into S which is equal to P की वैल्यू है mg sin थीटा प्लस F into S, और F की वैल्यू फिर से हम क्या पुट कर सकते हैं, F की वैल्यू सिमिलरली जैसे पहले निकाली थी सेम ही आ सकती है, F अपॉन R म्यू होता है और F म्यू R के इक्वल होता है, और R की वैल्यू आपके यहाँ पे इस केस में फिर से mg cos थीटा है, तो F की वैल्यू आई थी म्यू mg cos थीटा। सो इट इम्प्लाइज W इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा इंटू S, और वर्क डन की वैल्यू क्या आ गई, W आ गया आपके पास, mg कॉमन आ गया, sin थीटा प्लस म्यू cos theta into S. So this is the amount of work done required to move the body on a rough inclined plane. Knowing the value of m, theta, s and mu, तो आप m की वैल्यू पता हो आपको, g की वैल्यू तो पता ही होती है, थीटा की वैल्यू पता हो, म्यू की हो और s की हो, तो knowing the value of m, s, theta and mu आप वर्क डन निकाल सकते हो कि कितना काम करना पड़ेगा आपको उस बॉडी को रफ इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर की ओर लेके जाने में। तो डिस्टेंस पता हो आपको, आपको एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन पता हो, आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पता हो, और आपको मास ऑफ द बॉडी पता हो, तो आप वर्क डन निकाल सकते हो कितना आपको करना पड़ेगा उस बॉडी को रफ इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर लेके जाने। सो दिस इज इट फॉर टुडेज टॉपिक्स। आज हमने बात की एंगल ऑफ स्लाइडिंग की या एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज वो इंक्लिनेशन का मिनिमम एंगल है जिस एंगल पर उस इंक्लाइंड प्लेन पे रखी हुई बॉडी नीचे की ओर स्लाइड करना शुरू कर देती है, तो वो मिनिमम एंगल है। उससे ज्यादा होगा तो पक्का ही स्लाइड करेगी, लेकिन उससे कम होगा, एंगल ऑफ रिपोज से कम होगा तो बॉडी स्लाइड नहीं करेगी, क्योंकि उसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो नीचे वाली फोर्स से ज्यादा होगी। ठीक है, तो वो मिनिमम एंगल है जिस पे बॉडी नीचे स्लाइड करना शुरू करती है, और उसको कहते हैं अल्फा, तो उसको अल्फा से डिनोट किया जाता है। तो इसका हमने वैल्यू निकाली और ये देखा कि हमारा जो म्यू है वो इक्वल टू आया tan ऑफ अल्फा, और म्यू tan ऑफ थीटा के भी इक्वल होता है। इट इम्प्लाइज दैट एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग दोनों सेम ही होते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा। देन वी हैव फाउंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन। तो एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा ही होगा, आपने बॉडी रखी और बॉडी अब नीचे की ओर मूव करने लगी विद एन एक्सेलरेशन a, तो वो एक्सेलरेशन निकालनी है हमने। तो मानो अब एंगल है थीटा, और ये ऑब्वियसली बात है ये थीटा एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा ही होएगा, क्योंकि बॉडी आपने रखी तो नीचे की ओर स्लाइड करने लग गई है, तो और एक्सेलरेशन a से करने लगी है। तो आपने फिर से हमने क्या देखा, अलग अलग हमने फोर्सेस देखी कोई उस बॉडी पे कितनी लग रही है। वेट mg नीचे की ओर होता है, वो दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया, नॉर्मल रिएक्शन r ऊपर की ओर होती है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ऊपर की ओर है, क्योंकि आपकी बॉडी नीचे की ओर स्लाइड कर रही है। तो उसका एक्सप्रेशन हमने निकाला, एंड द एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी इक्वल टू sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा इनटू g, एंड दिस एक्सेलरेशन इज ऑलवेज लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये एक्सेलरेशन जो है बॉडी की वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कम ही होगी। देन नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया
वर्क डन इन मूविंग द बॉडी अप द रफ इंक्लाइन प्लेन। तो एक बॉडी को जब ऊपर की ओर लेके जाना पड़ेगा तो हमें कुछ काम करना पड़ेगा। तो फिर से वही फोर्सेस हमने की, लेकिन इस केस में सिर्फ फर्क क्या पड़ा, अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो रफ इंक्लाइन प्लेन के नीचे की ओर एक्ट करेगी, क्योंकि आपकी बॉडी ऊपर की ओर मूव कर रही है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करती है। तो हमने यहाँ से फिर से फोर्स की वैल्यू निकाली, जिस फोर्स को लगा करके हम बॉडी को ऊपर मूव करा सकते हैं। तो दिस इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी अप द इंक्लाइन प्लेन। तो इस फोर्स के एक्शन के अंडर हमारी बॉडी सपोज करो s डिस्टेंस मूव कर रही है, तो वो s डिस्टेंस मूव कर रही है, तो वर्क डन कितना होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके हमने वर्क डन निकाल दिया। तो यहाँ पे हमने देखा m, थीटा, म्यू और s की वैल्यू पता हो तो हम वर्क डन निकाल सकते हैं। तो वी कैन फाइंड आउट द वर्क डन इन मूविंग द बॉडी अप द रफ इंक्लाइन। तो दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आपको कोई भी डाउट होंगी तो कल हम लेक्चर में हमारे वो सॉल्व कर देंगे। ओके।